हेलो फ्रेंड्स। उत्तराखंड सहायक लेखाकार भर्ती की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लगभग 3000 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में। ये पूरा एक सीरीज़ है, इसमें सभी सीरीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। ये पूरे तरह से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आने वाले सभी पार्ट्स आप इसमें देख पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं 101 से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो 101 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज़ द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है पूछा गया है। तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटन ऑर्डर बाय ए ड्रॉअर डायरेक्टली द ड्रावरी टू पे द स्पेशलाइज्ड अमाउंट टू द पेई ऑन डिमांड और द फ्यूचर डेट। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज एक लिखित आदेश होता है जिसमें ड्रावर जो होता ड्रावर डावरी को निर्देश देता है कि वो पेई को निश्चित राशि निर्धारित समय पर या मांग पर भुगतान करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन ऑर्डर टू पे मनी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमने जितने क्वेश्चन शामिल किए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया है, इसलिए हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हु प्रिपेयर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन प्रिपेयर करता है? तो ड्रावर करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रावर। द ड्रावर इज़ अ पर्सन हु राइट्स एंड इशू द बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी ड्रावर वह पर्सन होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को जारी करता है। अगला क्वेश्चन है हु एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज कौन स्वीकार करता है? तो ड्रावरी जो होता है यानी ड्रावी एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल ऑफ राइट बाय साइन इट आफ्टर ही इज बिकम्स लायबल टू पे। यानी बिल पर हस्ताक्षर करके वो इसे स्वीकार करता है, ड्रावी जो होती है, और भुगतान करने के लिए वो उत्तरदायी बन जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पर्सन हु रिसीव्स मनी इज़ कॉल्ड। यानी जो भुगतान प्राप्त करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे पेई कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा पेई। द पेई इज़ अ पर्सन हु रिसीव्स द अमाउंट मेंशनड इन द बिल। यानी बिल में जो अमाउंट निश्चित मेंशन किया जाता है वो उसे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज गवर्न्ड बाय द व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ इन इंडिया। यानी भारत में बिल ऑफ एक्सचेंज किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? यानी ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज गवर्न्ड बाय व्हिच एक्ट इन इंडिया पूछा गया है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा NIA 1881। बिल ऑफ एक्सचेंज आर लीगली गवर्न अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। भारत में बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत नियंत्रित होता है। आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा अपडेट दें आपको। जो कैंडिडेट्स असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए GS ज्ञान ट्यूब चैनल पर फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है जिसमें कि एडमिशन शुरू है, एडमिशन चल रहा है। ये कोर्स 2000 का है लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 699 पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सभी स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाता है। एडमिशन चल रहा है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना नाम फाउंडेशन बैच असिस्टेंट अकाउंटेंट लिख करके भेज देना। वहाँ पर आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये आपका कोर्स पूरी तरह से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने प्रिपेयर किया है जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और एकदम समराइज वे में, ताकि कम समय में आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ और अच्छा एग्जाम में कर पाएँ। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा कोर्स तैयार किया है। तो इसको जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ऑफ़र ख़त्म हो जाए उससे पहले ही इसमें इनरोल होकर के अपना सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है 106 नंबर क्वेश्चन व्हिच पार्टीज़ आर इन्वॉल्व्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने मुख्य पक्ष होते हैं? तो इसमें 3 पक्ष होते हैं, यानी 3 होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द 3 मेन पार्टीज़ आर, जिसमें ड्रॉअर होता है, ड्रावी होता है और पेई होता है। 3 होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है ए बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा होता है? तो ये होता है रिटन, यानी लिखित रूप में होता है।
तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी यानी मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग टू बी लीगली वैलिड होना, ताकि वो कानूनी रूप से वैध हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। व्हेन ड्रावी एक्सेप्ट द बिल ही इज़ कॉल्ड, यानी ड्रावी जो बिल स्वीकार करता है करने के बाद उसे क्या कहा जाता है, तो इसे एक्सेप्टर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आफ्टर एक्सेप्टिंग द बिल ड्रावी बिकम्स एक्सेप्टर एंड इज़ लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट, वो लीगली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है पेमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्टी टू द बिल ऑफ एक्सचेंज, इनमें से कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज का पक्ष नहीं है, तो ये ऑडिटर नहीं होता है। ये दिए गए ऑप्शन में ऑडिटर नहीं होता है। जैसे कि हमने बताया 3 होते हैं, ड्रॉवर होता है, डाउरी होता है, पे होता है, ये तीनों होते हैं और ये ऑडिटर नहीं होता है। तो ऑडिटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑडिटर हैज़ नो रोल एज ए पार्टी इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है द मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट क्या मतलब होता है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट ऑन व्हिच पेमेंट बिकम ड्यू, यानी द मैच्योरिटी डेट इज़ द डेट ऑन व्हिच द अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल बिकम पेएबल। तो एक निश्चित डेट होता है जिसको ये भुगतान किया जाना चाहिए। अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन इन, यानी बकाया आउटस्टैंडिंग खर्च कहाँ दिखाया जाता है पूछा गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। यहाँ पर और डिटेल दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स, यानी समापन स्टॉक जो होता है इसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है, कहाँ दिखाया जाता है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन इज़, यानी डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास क्या होता है, तो ये होता है एक्सपेंसेस, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ ए फिक्स एसेट ड्यू टू यूज़ और पैसेज ऑफ टाइम, इट इज़ चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी मूल्य ह्रास जो होता है अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्च के रूप में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर अ पर्सनल यूज आर कॉल्ड, यानी जो व्यापारी होता है उसके द्वारा व्यक्तिगत उपयोग हेतु निकाले गए माल को क्या कहा जाता है पूछा गया है। तो ये होता है ड्राइंग्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज रिड्यूस परचेजेस एंड आल्सो रिड्यूस द कैपिटल, दोनों चीज़ें घट जाती हैं, यानी परचेज भी से भी घटा जाता है और कैपिटल से भी। अगला क्वेश्चन है प्रिपेयर एक्सपेंसेस आर सोन एज, तो यहाँ पर हो जाएगा करंट एसेट्स, इसका हो जाएगा आंसर करंट एसेट्स। जो प्रिपेयर एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस पेड इन द एडवांस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, यानी भुगतान खर्च भविष्य की अवधि के लिए पहले से किए गए भुगतान हैं, इसे करंट एसेट्स माना जाता है। अगला आता है बैड डेट रिकवर क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इनकम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इफ़ ए डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ इज़ लेटर रिकवर इट इज़ ट्रीटेड एज इनकम, उसको इनकम के रूप में ट्रीट किया जाता है। अगला है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ क्रिएटेड ऑन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स किस पर बनाया जाता है पूछा गया है, तो ये है डेटर पर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डेटर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोविज़न इज़ क्रिएटेड टू कवर पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस फ्रॉम द डेटर हु मे नॉट पे, यानी डेटर से भविष्य में होने वाली संभावित हानि को ध्यान में रखकर प्रोविज़न बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है इनकर्ड इनकम इज सोन एज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करंट एसेट्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, करंट एसेट्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अक्रूडेड इनकम हैज़ बीन अर्न बट नॉट इट रिसीव्ड
सो इट रिकॉर्डेड एज द करंट एसेट्स। उपार्जित आय वह आय है जो अर्जित हो चुकी है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, इसे करंट एसेट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच एडजस्टमेंट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कौन सा एडजस्टमेंट अस्थायी संपत्ति का मूल्य घटाता है, पूछा गया है यहाँ पर। तो ये होता है डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष अस्थायी संपत्ति का वही मूल्य कम करता है, डेप्रिसिएशन। अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज, यानी पूंजी पर ब्याज जो होता है यानी इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल को कैसा माना जाता है। तो ये बिजनेस एक्सपेंसेस होता है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बिजनेस एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड इंक्रीज द प्रोप्राइटर्स कैपिटल, यानी पूंजी पर जो ब्याज व्यवसाय के रूप में खर्च किया जाता है, माना जाता है और मालिक की पूंजी में जोड़ा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO, तो ये क्या होता है? तो ये होता है प्रोवाइड सर्विसेज टू सोसाइटी। ए NPO इज़ एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, चैरिटेबल और कल्चरल सर्विस। इट्स प्राइमरी एम टू सर्विस नॉट प्रॉफिट। इसका जो प्राइमरी उद्देश्य होता है, जो सर्विस देना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं, चाहे सोशल हो, एजुकेशनल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, चैरिटेबल हो सकता है, या कोई कल्चरल सर्विस हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सेवा देना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। अगला है व्हिच अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द कैश बुक ऑफ एन NPO। तो ये होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समराइज ऑल कैसेस एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स वेदर दे रिलेट टू द करंट, प्रीवियस और फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है में सभी नकद और बैंक के लेन देन का खर्च किए जाते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ष से संबंधित हो। अगला क्वेश्चन है व्हिच अकाउंट शोज ओनली द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, यानी केवल चालू वर्ष की आय और व्यय किस खाते में दिखाई जाती है, पूछा गया है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस एंड इंक्लूड्स ओनली द करंट ईयर्स रेवेन्यू आइटम्स। जो करंट ईयर्स रेवेन्यू आइटम्स होते हैं उसी में शामिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस प्रकार का खाता होता है? तो रियल अकाउंट होता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ समरी ऑफ द कैश बुक एंड फॉलो द रूल्स ऑफ ए रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है कैश बुक का सारांश होता है और इसे रियल अकाउंट माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, रियल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है एंट्रेंस फी इज़ जनरली ट्रीटेड एज, यानी प्रवेश शुल्क जो होता है जिसको हम एंट्रेंस फी कहते हैं को सामान्यतः कैसे माना जाता है? तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेवेन्यू रिसिप्ट। नॉर्मली जो होता है एंट्रेंस फी इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम अनलेस इट इज़ स्पेशलाइज स्टेटेड टू बी कैपिटल इन नेचर, यानी सामान्यतः जो है एंट्रेंस फी को रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में माना जाता है जब तक कि संस्था के नियम जो है इसे कैपिटल रिसिप्ट ना मान ले, तब तक के लिए इसको हम मानते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में। अगला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज शोन एज, यानी अग्रिम प्राप्त सदस्यता शुल्क जो होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ दिखाया जाता पूछा गया है। तो करंट लाइबिलिटी के अंतर इसको कंसीडर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करंट लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज़ नॉट करंट इनकम, देयरफॉर इट इज़ ट्रीटेड एज ए करंट लाइबिलिटी। अगले वर्ष की सदस्यता शुल्क वर्तमान वर्ष की आय नहीं होती, इसे इसलिए करंट लाइबिलिटी माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करंट लाइबिलिटी। अगला क्वेश्चन है डोनेशन
रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज ट्रीटेड एज, यानी भवन निर्माण हेतु जो डोनेशन प्राप्त करते हैं, दान प्राप्त करते हैं, जिसको बिल्डिंग डोनेशन के रूप में आते हैं, कैसे माना जाता है? तो ये भी एक प्रकार से कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैपिटल रिसिप्ट। अ डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक कैपिटल पर्पस सच एज कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग इज ए ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। यदि दान भवन निर्माण जैसे विशेष पूंजीगत उद्देश्य से प्राप्त होता है तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट के रूप में मानते हैं। अगला पूछा गया क्वेश्चन, लाइफ मेंबरशिप फी इज जनरली ट्रीटेड एज, यानी लाइफ जो है आजीवन सदस्यता शुल्क, जिसको लाइफ मेंबरशिप कहा जाता है, को सामान्यतः कैसे माना जाता है? तो ये होता है कैपिटल रिसिप्ट के रूप में माना जाता है। तो यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरप्लस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एडेड टू, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अधिशेष यानी सरप्लस किस में जोड़ा जाता है? तो ये कैपिटल फंड में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैपिटल फंड। द सरप्लस अर्न ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज द कैपिटल फंड ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ष के दौरान प्राप्त जो होता है सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा होता है, जो कह सकते हैं संस्था की कैपिटल फंड में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एनपीओ एट द एंड ऑफ द ईयर। वर्ष के अंत में एनपीओ जो होता है कि वित्तीय स्थिति कौन सा विवरण दिखाता है? तो ये बैलेंस शीट को दिखाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बैलेंस शीट। The balance sheet shows the assets, liability and capital fund of the non-profit organization on the closing date. अगला क्वेश्चन है, when a new partner is admitted, the main purpose of sacrificing ratio is, यानी नए साझेदार को प्रवेश पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका होता है टू कंपेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थ्रू गुडविल, इसका मेन उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस ए पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर्स, देयरफॉर न्यू पार्टनर्स कंपेंसेट फ्रॉम देम थ्रू गुडविल अकॉर्डिंग टू द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी जो नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने जो साझेदार अपने लाभ का कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं। जैसे 2 लोग हैं तो 50-50 होता है, अगर मान लो 4 हो गए तो 25% हो गया, तो जहाँ 50% मिल रहा था वहाँ 25% मिलने लगा। इस तरह से अगर नए पार्टनर ऐड होते हैं तो जो पुराने होते हैं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 132, एट द टाइम ऑफ एडमिशन द गुडविल ब्रॉट इन द कैश बाय ए न्यू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू, यानी प्रवेश के समय नया साझेदार नगद में गुडविल लाता है तो इसे किस खाते में जमा किया जाता है पूछा गया है? तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द गुडविल अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी जिस रेशियो में उनका ऐड होता है अमाउंट उसी के हिसाब से बांट दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द गेनिंग पार्टनर्स कंपेंसेट द रिटायरिंग पार्टनर्स थ्रू, यानी साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर जो गेनिंग पार्टनर होता है किसके माध्यम से भुगतान करते हैं? तो ये होते हैं गुडविल एडजस्टमेंट के रूप में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द रिमेनिंग पार्टनर्स गेन ए लार्जर शेयर ऑफ प्रॉफिट, हेंस कंपेंसेट द रिटायरिंग पार्टनर्स फॉर गुडविल अकाउंट टू द गेनिंग रेशियो। सेवानिवृत्ति के बाद शेष जो होता है साझेदारों का लाभांश बढ़ जाता है, इसलिए वे गेनिंग रेशियो के अनुसार सेवानिवृत्त साझेदार को गुडविल के रूप में भुगतान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यानी जो कोई पार्टनरशिप फंड है फर्म है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकता है, तो इसको डिसॉल्व किया जाता है जब डिसोल्यूशन के टाइम पर। तो पूछा गया है कि फर्म के विघटन डिसोल्यूशन के समय कौन सा खाता तैयार किया जाता है? तो ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट,
यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। यानी ए रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। तो इस तरह से फर्म के विघटन के समय संपत्तियों की बिक्री, देनदारियों के निपटान से होने वाले लाभ या हानि की गणना के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द डिसीज पार्टनर्स ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ द डेथ, यानी साझेदार की मृत्यु पर मृत्यु की तिथि तक का लाभ किसे दिया जाता है, पूछा गया है। तो डिजीज़ जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स एक्यूटर हो सकता है, लीगल हेयर हो सकता है। जैसे कोई पार्टनर है, उसकी मृत्यु हो गई तो उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं, हो सकता है उनका बेटा हो या पत्नी हो या कोई हो, जो लीगल हेयर्स होते हैं उनको ये दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, बी सही हो जाएगा। तो डिजीज पार्टनर्स इज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ which is paid to the his legal representative। अगला क्वेश्चन है, which ratio is calculated at the time of retirement of a partner, यानी साझेदार की सेवानिवृत्ति के समय कौन सा अनुपात निकाला जाता है। तो ये होता है गेनिंग रेशियो, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो शोज द हाउ मच एडिशनल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गेन्ड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आफ्टर द रिटायरमेंट, यानी ये बताता है कि सेवानिवृत्ति के बाद शेष साझेदारों को कितना अतिरिक्त लाभांश प्राप्त होगा। अगला है, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड टू, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट किस उद्देश्य से बनाया जाता है, पूछा गया है। तो रीवैल्यूएट या रीवैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देखिए, इट रिकॉर्ड्स द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बिफोर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ के समय संपत्तियों या देनदारियों के मूल्यांकन के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अकाउंट इज़ क्लोज ऑन डिसोल्यूशन, यानी विघटन के समय कौन सा खाता बंद कर दिया जाता है, पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें सभी है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, यानी सभी बंद किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एट द डिसोल्यूशन ऑल द एसेट्स आर रियलाइज्ड, लाइबिलिटीज़ आर पेड एंड ऑल अकाउंट्स इंक्लूडिंग रियलाइजेशन, कैपिटल एंड बैंक अकाउंट आर क्लोज्ड, इन सभी को बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन है, द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज़ ट्रांसफ़र टू, यानी रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस किस खाते में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये होता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज शेयर्ड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट रेशियो शेयर रेशियो ट्रांसफ़र टू देयर कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन से होने वाला जो लाभ है या हानि है, साझेदारों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार उनके कैपिटल अकाउंट में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ पार्टनर रिटायर्स हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज जनरली ट्रांसफ़र टू, यानी अगर कोई साझेदार सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके कैपिटल खाते का जो शेष किस खाते में स्थानांतरित किया जाता है, तो ये लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोन अकाउंट। इफ़ द अमाउंट ड्यू इज़ नॉट पेड इमीडिएटली, द रिटायरमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट अनटिल पेएबल या पेमेंट इज़ मेड, यानी यदि सेवानिवृत्ति साझेदार का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को की राशि जो होती है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, स्थानांतरित कर दी जाती है। अगला पूछा है, शेयर्स इशूड एट द प्राइस हायर देन देयर फीस वैल्यू इज़ कॉल्ड, यानी जो अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू जो है उससे अधिक मूल्य पर अगर कोई शेयर जारी किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो शेयर एट प्रीमियम कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको शेयर एट प्रीमियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन द इशू प्राइस ऑफ ए शेयर इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू द एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर प्रीमियम। अगला क्वेश्चन है शेयर्स आर फॉरफिटेड व्हेन, यानी शेयरों की जब्ती कब की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द कॉल मनी, यानी इफ़ शेयर होल्डर डज नॉट पे द अलोकेटेड अमाउंट जो भी है या कॉल मनी आफ्टर ड्यू नोटिस द कंपनी में फॉरफिट द शेयर, कंपनी उसको फॉरफिट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट रिसीव्ड बिफोर फॉरफिचर इज ट्रांसफर टू, यानी जब्ती से पहले प्राप्त राशि किस खाते में स्थानांतरित की जाती है? तो ये होता है शेयर फॉरफिचर अकाउंट होता है, उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड और फॉरफिटेड शेयर इज क्रेडिटेड टू द शेयर फॉरफिचर अकाउंट, यानी जब्ती किए गए शेयरों पर पहले से ही प्राप्त राशि शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जमा की जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है री इशूड फॉरफिचर शेयर कैन बी, यानी जब्ती किए गए शेयरों का पुनः निर्गमन यानी री इशू किया जाता है। तो ये हो जाएगा एट द फेस वैल्यू, प्रीमियम और डिस्काउंट व्हेन द फॉरफिचर अमाउंट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फॉरफिटेड शेयर मे बी री इशूड एट द डिस्काउंट बट द डिस्काउंट कैन नॉट बी एक्सीड अमाउंट क्रेडिटेड टू द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यानी जब्त किए गए शेयरों का पुनर्छूट यानी डिस्काउंट दिया जाता है, उस पर किया जाता है, लेकिन छूट की राशि जो होती है फॉरफिचर अकाउंट में उपलब्ध राशि से अधिक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है द बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉरफिचर अकाउंट आफ्टर री इशू ट्रांसफ़र टू, यानी ये कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है, किस खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है? तो ये कैपिटल रिजर्व में कर दी जाती है, नहीं ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द रिमेनिंग बैलेंस इन द शेयर फॉरफिचर अकाउंट आफ्टर री इशू इज ट्रीटेड एज द कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू द कैपिटल रिजर्व, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर मीन्स, यानी प्रीफरेंस शेयर के रिडेम्पशन का क्या मतलब होता है? तो ये होता है बाई बैक और रीपेमेंट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल बाय द कंपनी, यानी ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रीफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड ओनली इफ़ दे आर, प्रीफरेंस शेयर को रिडीम केवल तभी किया जा सकता है जब वे फुली पेड अप हों, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, फुली पेड अप। ओनली फुली पेड अप प्रीफरेंसेस यानी प्रेफरेंस शेयर्स आर एलिजिबल फॉर रिडेम्पशन अंडर कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के अंतर्गत जो होता है ये फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को रिडेम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यानी CRR इज क्रिएटेड व्हेन रिडेम्पशन इज मेड, यानी कैपिटल रिडेम्पशन रेशियो यानी जो होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यानी CRR कब बनाया जाता पूछा गया है। तो जब ये होता है आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो तब किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इफ़ प्रीफरेंसेस शेयर आर रिडीम्ड विदाउट एन इक्विवेलेंट फ्रेश इशूज द कंपनी ट्रांसफ़र एन अमाउंट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैन बी यूज फॉर, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा सकता है? तो ये किया जाता है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ परमिटेड बाय लॉ सच एज राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इशूइंग बॉन्ड शेयर्स और रिडेम्पशन प्रीमियम, इन सब के लिए किया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड, यानी व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, यानी शेयर प्रीमियम पर जारी होने वाले किस खाते में राशि जमा की जाती है? तो ये होता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। क्या होता है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द प्रीमियम अकाउंट या प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड ओवर फेस वैल्यू इज क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट
वाइल द फेस वैल्यू इज क्रेडिटेड टू द शेयर कैपिटल, यानी अंकित मूल्य से अधिक प्राप्त राशि जो होती है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में और अंकित मूल्य यानी शेयर कैपिटल में जमा किए जाते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना होगा, वेरी टेक्निकल है, तो इस सब चीज़ों आपको ध्यान रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आने वाले सीरीज में हम पूरा का पूरा पार्ट डिस्कस करते जाएंगे और सभी पार्ट आपको ध्यान से देखना है। हर एक क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत से हमने क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, इसलिए सभी पार्ट को आपको ध्यान से देखना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो कैंडिडेट्स फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार संपर्क करके जानकारी जो ले लीजिएगा। ये पूरा कोर्स आपकी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया है हमने, तो इसमें आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले लीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए GS ज्ञान ट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।